रीबॉर्न होने के बाद मुझे शक हुआ कि मेरी पूरी फैमिली भी दोबारा जन्म लेकर आई है। लगता है उन्हें पता है कि वो प्लेन क्रैश जिसने मुझे 1000 टुकड़ों में उड़ा दिया था कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्हें ये भी पता है कि वो अडॉप्टेड बेटा जिसे वो इतना प्यार और दुलार देते थे आगे चलकर उनकी सारी दौलत छीन लेगा और आखिर में उन्हें बुढ़ापे में बिना किसी सहारे के झुग्गी बस्ती में फेंक देगा। अपनी किस्मत पर छोड़े गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ है कि मैं, जिसकी उन्होंने कभी कदर नहीं की, हमेशा इस टूटी हुई फैमिली को जोड़ता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसी वक्त उन्हें अचानक याद आता है कि आज वही दिन है जब वो मुझे श्याओ फैमिली से निकालने वाले हैं। आसमान ने उन्हें दोबारा शुरुआत करने का एक मौका दिया है। इस बार चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती। मैं बाहर खड़ा हूँ, पूरा भीगा हूँ, बालों से पानी टपक रहा है। दरवाजा खोलने वाला मेरा पिता है। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना शरीर कस लिया। माफ करना, अब मुझे सब पता है। जिस डांट की मुझे उम्मीद थी वो नहीं आती। मेरे पिता मुझे देखते हैं और उनकी आंखों में एक ऐसी गर्माहट दिखती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कांपते हाथों से वो मुझे तौलिया देते हैं और टूटी हुई आवाज में कहते हैं, बेटा जल्दी से खुद को सुखा लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं वहीं जड़ हो जाता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में इस आदमी ने मुझसे आखिरी बार कहा था, तुम श्याओ सरनेम रखने के लायक नहीं हो, और अब वो मुझसे लगभग विनम्र लहजे में बात कर रहे हैं। अंदर आओ, बैठो। मेरे पिता मुझे डाइनिंग रूम तक ले जाते हैं और सबसे सम्मान वाली सीट पर बैठाते हैं। वो जगह हमेशा पहले हियन चेन के लिए रिजर्व्ड रहती थी। जैसे ही मैं बैठता हूँ, हियन चेन सीढ़ियों से नीचे उतरता है। मुझे देखते ही उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। श्याओ युआन, तुमने कारपेट गीला कर दिया। ये पर्शिया से इम्पोर्टेड है। एक पीस की कीमत 3 मिलियन है। उसकी आवाज उकसावे से भरी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि मेरे पिता गुस्सा होकर मुझे निकाल देंगे, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ हियन चेन के चेहरे पर गूंजता है। किसने मारा? मेरी बहन श्यावान ने। तुम खुद को समझते क्या हो जो मेरे भाई से ऐसे बात कर रहे हो? मेरी बहन की आवाज स्टील जितनी ठंडी थी। पहले जियान चेन के सामने जो झुकने वाला रवैया था उसका नामो निशान नहीं था। हियान चेन अपना गाल पकड़ लेता है। क्या तुम पागल हो? उसके लिए मुझे मार रही हो? मैं पागल नहीं हूं। बस अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मेरी बहन मुड़ती है और मुझे देखते हुए उसकी आंखों में गिल्ट और दर्द भर जाता है। श्याओ युआन, मुझे माफ कर दो। पहले मैं अंधी थी। मैं सोफे पर जमे हुए बैठा रहता हूँ। ये सब बहुत अजीब है। मेरी पिछली जिंदगी में आज ही के दिन प्रोजेक्ट में हुई एक गलती की वजह से मेरे पिता ने मुझे सबके सामने 10 से भी ज्यादा थप्पड़ मारे थे। मेरी बहन ने बेरुखी से देखा था और हियन चेन मजे ले रहा था। आखिर में उन्होंने मुझे बिना एक पैसे के घर से निकाल दिया था और मैं सड़कों पर भटकता रहा। लेकिन अब पूरा स्क्रिप्ट उल्टा हो चुका था। मेरी माँ किचन से गर्म सूप का कटोरा लेकर बाहर आती है और बड़े ध्यान से मेरे सामने रखती है। श्याओ युआन, थोड़ा जिंजर सूप पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारे पसंदीदा डिशेस हैं, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मैं कटोरे में पड़े खाने को देखता हूँ और मेरा दिल जोर से सिकुड़ जाता है। ये वही डिशेस हैं जो मुझे पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन जिन्हें मैं इस घर में कभी खा नहीं पाया। मैं सिर उठाकर वहां मौजूद हर इंसान को देखता हूँ। अब कौन सा खेल खेलना चाहते हो तुम लोग? मेरे पिता की आंखें लाल हो जाती हैं। श्याओ युआन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आज से सब कुछ अलग होगा। अलग? मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। क्या अब मुझे किसी नए तरीके से टॉर्चर करना चाहते हो? पहले उम्मीद देना और फिर उसे बेरहमी से कुचल देना। ऐसा नहीं है श्याओ युआन, हम पर भरोसा करो। हम सच में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। मैं तुरंत सतर्क होकर खड़ा हो जाता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी मेरे पिता अचानक घुटनों पर बैठ जाते हैं। श्याओ ग्रुप का प्रेसिडेंट खुद मेरे सामने घुटनों पर था। श्याओ युआन, पापा तुमसे भीख मांगते हैं, मत जाओ। मुझे एक मौका दो, एक मौका, ताकि मैं तुम्हारी भरपाई कर सकूं। भरपाई? मैं अपने घुटनों पर बैठे पिता को खाली दिमाग से देखता हूँ। यही आदमी पिछली जिंदगी में जब मुझे घर से निकाल रहा था तब उसने पलक तक नहीं झपकाई थी, और अब वो मेरे सामने घुटनों पर है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने पिता को उठाने में मदद नहीं करता, बस ठंडे चेहरे से उन्हें देखता रहता हूँ। तुम लोगों की एक्टिंग खत्म हो गई। मेरे पिता सिर उठाते हैं। उनकी आंखें खून से भरी हुई थी। श्याओ युआन, पापा एक्टिंग नहीं कर रहे। आज से जियान चेन साइड विंग में रहेगा। तुम्हारा कमरा मैंने उसे फिर से वैसे ही सजवाया है जैसा तुम्हें 10 साल की उम्र में पसंद था। 10 साल, वो वक्त जब मुझे अभी इग्नोर नहीं किया जाता था। बाद में वही कमरा हियन चेन का गेम रूम बन गया था और कंपनी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। मैंने फैसला किया है कि अब उसे तुम संभालोगे। मेरे पिता अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी है। आज से तुम्हें कंपनी के 3% रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का अधिकार है। मैं कांपती उंगलियों से वो डॉक्यूमेंट पकड़ता हूँ। पिछली जिंदगी में यही प्रोजेक्ट हियन चेन के लिए स्टेपिंग स्टोन बना था। इसी से उसने शॉ कॉर्पोरेशन में अपनी पकड़ मजबूत की थी और मुझे मीटिंग्स में आने का भी हक नहीं था। जिनचेन गुस्से से चिल्लाया, पापा क्या आप पागल हो गए हैं? ये क्या कर सकता है? ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल की कंपनी प्लानिंग से जुड़ा है। पिता ने जियान चेन को घूर कर देखा। कल से तुम साइड विंग में शिफ्ट हो जाओगे। मेन बिल्डिंग के सारे कमरे श्याओ युआन के लिए होंगे। किस हक से? जियान चेन दहाड़ा। मैं इस फैमिली में 10 साल से हूँ और आप लोग मुझे ऐसे निकाल रहे हैं। बहन रो पड़ी। क्योंकि तुम आउटसाइडर हो
और वो हमारा अपना खून है। ये शब्द किसी चाकू की तरह थे, सीधे हियन चेन के दिल में धंस गए। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में नफरत लगभग बाहर निकल रही थी। डिनर के दौरान मेरी माँ लगातार मेरी प्लेट में खाना डालती रही। सब कुछ मेरी पसंद का था। स्वीट एंड सॉर रिब्स, स्टीम्ड सी बेस, हर डिश बिल्कुल मेरी पसंद के हिसाब से थी। शाओ युआन, और खाओ, देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। मेरी माँ की आंखें फिर लाल हो गईं। ये सब मेरी गलती है। पहले मैंने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा। मैं मशीन की तरह खाना खा रहा था, लेकिन दिमाग में उनकी इंटेंशंस का हिसाब लगा रहा था। बिना मतलब कोई इतनी अच्छाई नहीं दिखाता। ये नामुमकिन था कि श्याओ फैमिली को अचानक पछतावा होने लगे। खाना खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में वापस गया। दरवाजा खोलते ही मैं स्तब्ध रह गया। कमरा सच में वैसा ही बना दिया गया था जैसा मैं 10 साल की उम्र में इस्तेमाल करता था। नीली दीवारें, शेल्फ्स पर मेरे पसंदीदा मॉडल्स भरे हुए, और डेस्क पर वो पेन रखा था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। वही पेन जिसे बाद में हियन चेन ने तोड़ दिया था। मुझे लगा था वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। मैं डेस्क के पास गया और उसे उठाया। पता चला वो बिल्कुल वैसा ही नया पेन था। तुम्हें पसंद आया? मेरी बहन की आवाज पीछे से आई। मैं मुड़ा और देखा, वो हाथ में एक ब्लैक कार्ड और कार कीज पकड़े खड़ी थी। ये तुम्हारे लिए है। मेरी बहन ने वो चीजें टेबल पर रख दी। अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड, और कार लेटेस्ट मॉडल की सुपर कार है। क्या तुम हमेशा यही नहीं चाहते थे? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मैंने अपनी बहन की आंखों में घूर कर देखा। मेरी बहन कुछ सेकंड चुप रही और अचानक मुझे गले लगा लिया। शाओ युआन, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज रोने की वजह से टूट रही थी। वो इमोशन फेक नहीं लग रहा था। मैंने उसे अलग किया। कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे श्याओ फैमिली की किसी चीज से मतलब नहीं। नहीं, मेरी बहन ने अचानक मेरा हाथ डरावनी ताकत से पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। उसका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा इंटेंस था, इतना कि वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी नीचे से जोरदार आवाज आई। मैं भागकर नीचे गया और देखा जियान चेन जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे पिता उसे पकड़े हुए थे और उनके हाथ में मेरा प्रोजेक्ट प्लान था। क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? मेरे पिता की आवाज लोहे जितनी ठंडी थी। जियान चेन छूटने की कोशिश कर रहा था। मैं बस देखना चाहता था उसने क्या लिखा है। ये प्रोजेक्ट उसे क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं? मैं इससे कम कैसे हूं? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। मेरे पिता ने एक एक शब्द बोलकर कहा, आज से श्याओ फैमिली में तुम्हारे सारे प्रिविलेजेस खत्म। हियन चेन जमीन पर गिर पड़ा और नफरत से मुझे घूरने लगा। उसी पल मुझे अचानक समझ आया, ये सब मेरे लिए नहीं था। वो सच में हियन चेन को टारगेट कर रहे थे, लेकिन क्यों? अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक से मेरी नींद खुली। दरवाजा खोलते ही मेरी बहन सामने थी और उसके पीछे सर्वेंट्स की लाइन गिफ्ट बॉक्सेस लेकर खड़ी थी। आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं हैरान रह गया। आज मैं 25 साल का हो गया। पिछली जिंदगी में पूरी फैमिली ने हियन चेन के लिए सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि उसे एक छोटा प्रोजेक्ट मिला था। किसी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं था। ये सब तुम्हारे लिए है। मेरी बहन ने सर्वेंट्स को गिफ्ट्स अंदर रखने को कहा और फिर मुझे एक फोल्डर दिया। मैंने उसे खोला। अंदर प्रॉपर्टी पेपर्स और व्हीकल सर्टिफिकेट्स का ढेर था। सब मेरे नाम ट्रांसफर किए गए थे। मेरी बहन के नाम वाली विलास शॉप्स और लग्जरी कार्स अब तुम्हारी हैं। इसके अलावा मैं कंपनी के अपने 10% शेयर्स भी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। मैंने ठंडी उंगलियों से उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। इन एसेट्स की कीमत कम से कम 1000 मिलियन थी। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बहन की आंखें लाल हो गईं। श्याओ युआन, पहले मैं अंधी थी, अब मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहती। मैंने डॉक्यूमेंट्स वापस उसकी तरफ धकेल दिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने कहा था मैं चला जाऊंगा। मेरी बहन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। तुम सच में जा रहे हो? मैं अपना सामान पैक करने लगा। हाँ, मेरे लिए श्याओ फैमिली कभी घर थी ही नहीं। श्याओ युआन, मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? मैंने उसका हाथ हटा दिया। तुम्हारे पास जियान चेन है। तुम्हें मेरे जैसे इंसान की कमी नहीं होगी। हमें जियान चेन नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ तुम हो। बस तुम जिंदा रहो, जिंदा रहो। मेरा एक्सप्रेशन टेढ़ा हो गया। इससे पहले कि मैं और सोच पाता, मेरे पिता और माँ भागते हुए अंदर आए। श्याओ युआन, कहाँ जा रहे हो? मेरे हाथ में सूटकेस देखकर मेरे पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं श्याओ फैमिली छोड़ रहा हूँ। कानून के हिसाब से जो हिस्सा बनता है वो बांट देना। आज के बाद हम बराबर हैं। नहीं श्याओ युआन, माँ तुमसे भीख मांगती है। मत जाओ, छोड़ो मुझे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरी माँ मुझे कसकर पकड़े हुई थी। उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। माँ से गलती हुई। पहले मैं अंधी थी। तुम चाहो तो मुझे मार लो या गालियां दो, लेकिन प्लीज मत जाओ। मैंने उन्हें ठंडी मुस्कान से देखा। अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। दुख वाला ड्रामा। ये एक्टिंग नहीं है। श्याओ युआन, अगर तुम चले गए तो सच में कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने उसकी आंखों में घूर कर देखा। सच में? मेरी बहन ने मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। ऐसा डर जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाए। अगर बता नहीं सकती तो नाटक मत करो। मैंने सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अगले ही सेकंड मेरे पिता, माँ और बहन तीनों एक साथ मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। श्याओ युआन, हम तुमसे भीख मांगते हैं, मत जाओ। मेरे पिता की आवाज कांप रही थी। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। वो तीनों एंट्रेंस पर घुटनों के बल बैठे थे। बारिश उनके कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन कोई भी उठा नहीं। मैं छत के नीचे खड़ा था और बारिश में घुटनों पर बैठे उन तीनों को मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देख रहा था। ऊपर
जियानचेन खिड़की के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा डरावने तरीके से मुड़ गया था। उसे लगा था आज वो मुझे घर से निकाले जाने का तमाशा देखेगा, लेकिन उसने पूरी फैमिली को बारिश में घुटनों पर बैठकर मुझसे रुकने की भीख मांगते देखा। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? मैंने अपने हाथ में सूटकेस कसकर पकड़ा, बारिश में घुटनों पर बैठे उन तीनों को देखा और अचानक बोल पड़ा, तुम लोग कुछ जानते हो, है ना? मेरे पिता का शरीर कांप उठा और उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उसी पल मुझे यकीन हो गया, वो सच में कुछ ऐसा जानते थे जो मुझे नहीं पता था, और वो चीज मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। आखिर में मैं रुका, दिल कमजोर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो क्या छिपा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मेरी फैमिली का मेरे प्रति रवैया हैरान कर देने वाला अच्छा हो गया। मेरे पिता हर दिन मुझे खुद ऑफिस छोड़ने जाते थे। मेरी माँ मेरे लिए हर तरह की डिशेस बनाती थी। मेरी बहन एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं रहती थी। यहाँ तक कि जब मैं बाथरूम जाता, वो बाहर दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रहती थी। ये दम घोंट देने वाला अटेंशन मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। और हायन चेन पूरी तरह साइड कर दिया गया था। उसे साइड विंग में शिफ्ट कर दिया गया, उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में जहां पहले सर्वेंट्स रहते थे। डाइनिंग टेबल पर अब उसके लिए जगह नहीं थी। कंपनी में उसका ऑफिस भी ले लिया गया। उसके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। कुछ ही दिनों में वो आसमान के बेटे से इनविजिबल इंसान बन गया। मुझे लगा था हियन चेन शांत हो जाएगा। उस दोपहर ऑफिस में जब मैं ओवरसीज प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था, तभी कॉरिडोर में किसी के फोन पर बात करने की आवाज सुनी। वो हियन चेन की आवाज थी। श्याओ कॉर्पोरेशन के ओवरसीज प्रोजेक्ट की बिडिंग फाइल्स, मैं उन्हें हासिल कर सकता हूँ। हियन चेन ने आवाज धीमी कर ली। मुझे प्रॉफिट्स का 30% और आपकी कंपनी के 5% शेयर्स चाहिए। मैंने अपना काम रोक दिया और चुपके से दरवाजे के पास गया। रिलैक्स, वो बेवकूफ श्याओ युआन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं समझता। टेंडर डॉक्यूमेंट्स मेरी पुरानी टीम ने बनाए थे। मैं उन्हें आंख बंद करके हासिल कर सकता हूँ। हायन चेन ताने मारते हुए हंसा। फिर तुम लोग बिडिंग में उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना। शॉ कॉर्पोरेशन पक्का हार जाएगी। जब यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा तब शॉ फैमिली सारा ब्लेम शॉ युएन पर डाल देगी। हायन की आवाज जहर से भरी हुई थी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। शॉ फैमिली को दिखाऊंगा कि असली काबिल कौन है। मैंने मुट्ठी कस ली। पिछली जिंदगी में भी यही प्रोजेक्ट था। हायन ने डॉक्यूमेंट्स चुराए थे, कॉम्पिटिटर्स को बेच दिए थे और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया था। मुझे जेल भेज दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की वजह से शॉ फैमिली ने बिलियंस गंवा दिए थे। उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। मतलब हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली थी। मैं बाहर भागने ही वाला था कि तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वो मेरे पिता का मैसेज था, इंपल्सिव मत बनो, सब कंट्रोल में है। मैं वहीं स्टंड रह गया। मेरे पिता को कैसे पता था कि मैं यहाँ हूँ? उन्हें कैसे पता था कि हियन चेन फोन पर क्या बात कर रहा है? मैंने ऑफिस के कोने की तरफ देखा जहाँ एक हिडन सर्विलांस कैमरा लगा हुआ था। क्या मेरे पिता हर वक्त जियान चेन पर नजर रख रहे थे? मैंने अपने डाउट्स दबा दिए और ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वापस ऑफिस गया और काम करता रहा। रात को घर पहुंचने पर मेरे पिता और बहन स्टडी रूम में किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नर्वसनेस की चमक थी। श्याओ युआन बिना नॉक किए अंदर क्यों आए? मेरी बहन ने जल्दी से टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट्स छुपाते हुए कहा। मैंने डॉक्यूमेंट का एक कोना देखा जिस पर लिखा था हियन चेन मूवमेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट। क्या आप लोग जियान चेन की जासूसी कर रहे हो? मैंने सीधे पूछा। मेरे पिता कुछ सेकंड चुप रहे, फिर सिर हिलाया। हाँ, क्यों? वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पिता ने मुझे कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखा। श्याओ युआन, हियन चेन बहुत चालाक इंसान है। हमें उस पर हर समय नजर रखनी होगी। हम उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आपको कैसे पता कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? मैंने दबाव डालते हुए पूछा। आखिर आप लोग जानते क्या हो? मेरी बहन और पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बात साफ करनी पड़ेगी श्याओ युआन। कुछ बातें हैं जो अब भी हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। मैंने उन्हें घूर कर देखा और अचानक कहा, आज हायन चेन ने ली ग्रुप से कांटेक्ट किया। वो टेंडर चुराकर कॉम्पिटिटर्स को बेचना चाहता है। मेरे पिता और बहन के चेहरों पर शौक नहीं था, बल्कि ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो पहले से सब जानते हों। तुम लोगों को पहले से पता था? मैंने कहा। मेरे पिता ने मान लिया। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उसके आगे के हर कदम तक का पता है। मैंने गहरी सांस ली। वो लोग सिर्फ जियान चेन की निगरानी नहीं कर रहे थे, बल्कि उन प्लान्स को भी जानते थे जो उसने अभी तक एग्जीक्यूट भी नहीं किए थे। ये बहुत ज्यादा अजीब था, जब तक कि वो इसे पहले जी ना चुके हों। मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया, क्या ये लोग भी रिबॉर्न हुए हैं? श्याओ युआन, तुम्हें बस इतना जानना है कि जियान चेन अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बार हम उससे उसकी हरकतों की कीमत वसूल करेंगे। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था और मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उधर साइड बिल्डिंग में हियन चेन अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर ताने भरी मुस्कान हंस रहा था।
उसकी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट टीम का इंटरनल सिस्टम खुला हुआ था। उसे लगा कोई नहीं जानता, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय स्टडी रूम में मेरे पिता वही सर्विलांस फीड देख रहे थे और उनके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। आओ जियानचेन, देखते हैं तुम और कितनी देर टिक सकते हो। 3 दिन बाद प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में कॉन्फ्रेंस रूम कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से टॉप एडिटिव से भरा हुआ था। मैं प्रोजेक्ट हेड होने के नाते मेन सीट पर बैठा था। हियनचेन एक कोने में बैठा मुझे अंधेरी नजरों से घूर रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ओवरसीज प्रोजेक्ट कंपनी की अगले 5 साल की स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है। मैंने डॉक्यूमेंट खोला। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 बिलियन है और रिटर्न पीरियड 3 साल का। उसी वक्त जियानचेन अचानक खड़ा हो गया। शाओ युआन, मुझे कुछ कहना है। उसकी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज गई। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। मुझे शक है कि प्रोजेक्ट की बिडिंग फाइल लीक हो चुकी है, जिनचेन ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा, और जिसने इसे लीक किया है वो शाओ युआन है। कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत क्योस में डूब गया। हायनचेन, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने पूछा। बिल्कुल है, और पिछले 3 दिनों में बिडिंग फाइल तक फुल एक्सेस सिर्फ शाओ युआन के पास था, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं अपनी सीट पर बिना एक्सप्रेशन के बैठा रहा। मेरी पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। हायनचेन ने सबके सामने मुझ पर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करने का इल्जाम लगाया था और फिर फेक प्रूफ्स पेश किए थे। मैं खुद को बचा नहीं पाया और आखिर में जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस जिंदगी में स्क्रिप्ट अलग थी। जेनचेन, क्या तुम सच में ये कहना चाहते हो? मैंने शांत नजरों से उसे देखा। जिनचेन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। शाओ युआन, क्या तुम्हें लगता है तुम इसे छुपा लोगे? कंपनी का सर्वेलेंस सिस्टम सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका है। मैं मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। तब हियनचेन ने सर्वेलेंस फुटेज प्रोजेक्टर पर चला दी। मेरे बगल में बैठी मेरी बहन ने अपना लैपटॉप खोला। प्रोजेक्टर पर सर्विलांस फुटेज दिखाई देने लगी। वीडियो में जियानचेन चुपके से प्रोजेक्ट टीम के ऑफिस में घुस रहा था। वो फाइल कैबिनेट खोलता है और अपने फोन से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोज लेता है। स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था, 3 दिन पहले रात के 2 बजे। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हियनचेन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये फेक है, मेरी बहन ताने भरी मुस्कान के साथ बोली। फेक? ये कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। इसमें टाइम स्टैम्प्स और डिजिटल सिग्नेचर्स दोनों हैं। तुम चाहो तो किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी से इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पिता खड़े हुए और उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट निकाला। ये तुम्हारी फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, ली ग्रुप के मिस्टर ली के साथ तुम्हारी बातचीत, और तुम्हारे बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स भी। ली ग्रुप ने 3 दिन पहले तुम्हें 5 मिलियन एडवांस ट्रांसफर किया था। हियनचेन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना निकल आया था। हायनचेन, तुमने कंपनी के सीक्रेट्स चुराए और उसके इंटरेस्ट्स के साथ बिट्रेयल किया। कंपनी रूल्स के मुताबिक तुम्हें तुरंत टर्मिनेट किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। मेरे पिता की आवाज लोहे जितनी ठंडी थी। इसके अलावा तुम्हारे नाम पर जो प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स हैं वो कंपनी बेनिफिट्स थे और अब उन्हें पूरी तरह वापस लिया जाता है। नहीं, हायनचेन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पापा, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। मेरे पिता ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने हियनचेन को पकड़ लिया और बाहर घसीटने लगे। हियनचेन बेतहाशा छटपटा रहा था। उसकी नफरत से भरी नजरें मुझ पर टिक गईं। शाओ युआन, ये सब तुमने किया है। जरूर तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। मैं खड़ा हो गया। ऊपर से उसे देखते हुए मैंने कहा, हियनचेन, ये सब तुमने खुद किया है। इसके लिए किसी और को ब्लेम मत करो। जिनचेन को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर घसीट लिया गया। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं। मीटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन अब सारे एग्जीक्यूटिव्स की नजरें मेरे लिए बदल चुकी थीं। शक की जगह अब उनमें रिस्पेक्ट। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने ऑफिस वापस आ गया। मेरे पिता और बहन मेरे पीछे अंदर आए। आप लोगों ने पहले से सब तैयार कर रखा था, मैंने कहा। सर्विलांस फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांसफर्स, ये प्रूफ्स बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। मेरे पिता ने सिर हिलाया। हाँ, हमने हियनचेन के हर कदम का पहले से हिसाब लगा रखा था। क्यों? मैं मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। आप लोगों को पहले से कैसे पता था कि वो ऐसा करेगा? मेरी बहन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसने सिर हिला दिया। शाओ युआन, अब और मत पूछो, मुझे पूछना ही होगा, मैंने दबाव डालते हुए कहा। तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा अबनॉर्मल है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग ये सब पहले भी जी चुके हो। मेरे पिता और बहन के चेहरे एक साथ बदल गए। उसी पल मेरी सस्पिशन कंफर्म हो गई। तुम लोग भी रिबोर्न हुए हो, है ना? मैंने सीधे पूछा। पूरे रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरे पिता और बहन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें शौक से भरी हुई थीं। तुम्हें रिबर्थ के बारे में कैसे पता? मेरी बहन ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा। तभी मेरे पिता कड़वी मुस्कान हंसे। लगता है हम सब वापस आ गए हैं। उस एक लाइन ने सब कुछ कंफर्म कर दिया। मैंने मुट्ठी भींच ली और मेरे दिल में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस उठने लगे। तो मैं अकेला नहीं हूं जो रिबॉर्न हुआ है। पिछली जिंदगी में तुम लोग कैसे मरे थे? मैंने पूछा। मेरे पिता का चेहरा सफेद पड़ गया और मेरी बड़ी बहन की आंखें लाल हो गईं। उसने हमें मार डाला। हायनचेन, मेरे पिता ने दांत भींचते हुए कहा। उसने श्याओ फैमिली की सारी इनहेरिटेंस हथिया ली और हमें गरीब बस्ती में रहने पर मजबूर कर दिया।
तुम्हारी माँ और मैं उस ठंडी सर्दी में मर गए और तुम मेरी बहन की आवाज टूट गई। तुम प्लेन एक्सप्लोजन में टुकड़ों में बिखर गए थे। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। तो वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा। नहीं, वो हियन चैन द्वारा प्लान किया गया मर्डर था। मैं ऑफिस में खड़ा था और मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। हियन चैन, उसने मुझे मार डाला? मेरे पिता की आवाज कांप गई। हाँ, पिछली जिंदगी में उसने उस प्लेन में बॉम्ब लगाया था जिससे तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। हमने अपनी आंखों से न्यूज में वो प्लेन क्रैश देखा था। हमने विक्टिम्स लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा। मेरी बड़ी बहन अपना मुंह ढककर रोने लगी, लेकिन हम तुम्हारी बॉडी आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाए। एक्सप्लोजन ने तुम्हें पूरी तरह चिथड़े चिथड़े कर दिया था। हमें तुम्हारी पूरी डेड बॉडी तक नहीं मिली। मैंने आंखें बंद कर ली। पिछली जिंदगी की मेमोरीज मेरे दिमाग में वापस आने लगी। वो प्लेन क्रैश मेरे 30वें बर्थडे वाले दिन हुआ था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मैंने एक जोरदार धमाका सुना था और फिर बस एंडलेस डार्कनेस। तो वो एक्सीडेंट नहीं था। क्यों? मैंने आंखें खोल दी। वो मुझे क्यों मारना चाहता था? क्योंकि तुम उसके रास्ते की दीवार बन रहे थे। मेरे पिता कड़वाहट से हंसे। पिछली जिंदगी में तुमने जीरो से शुरुआत की थी और सिर्फ 3 साल में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था। हियनचन को डर था कि तुम उससे बदला लोगे, इसलिए उसने पहले ही कदम उठा लिया। मैंने मुट्ठी कस ली। पिछली जिंदगी में श्याओ फैमिली से निकाले जाने के बाद मैंने पूरी मेहनत से अपना रास्ता बनाया था, लेकिन मैंने कभी रिवेंज के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपनी वर्थ प्रूव करना चाहता था। यह साबित करना चाहता था कि मैं जेनचेन से कम नहीं हूं। लेकिन जियान चेन मेरी जान चाहता था। तो इस जिंदगी में तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी बड़ी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ श्याओ युआन, इस बार हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हियन चेन को मरना होगा इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने अपना हाथ खींच ली। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं श्याओ युआन। मेरे पिता बेचैन हो उठे। मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं। मैंने अपनी जैकेट उठाई। अब जब जियान चेन कंपनी से निकाला जा चुका है तो मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहाँ जाओगे? मेरी बहन घबरा गई। कहीं भी, अकेले रहने। मैं बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गया। उसी रात मैंने सिटी सेंटर में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और शिफ्ट हो गया। श्याओ फैमिली की विला में पिता, माँ और बहन लिविंग रूम में बैठे थे। पूरा माहौल बेहद भारी था, लेकिन वो फिर भी चला गया। मेरी माँ रो रही थी। हम उसे फिर से खो देंगे। मेरे पिता ने दांत भींच लिए। इस बार चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उसे बचाऊंगा। अगली सुबह दरवाजे पर जोरदार नॉक से मेरी नींद खुली। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बहन बाहर टिफिन बॉक्स पकड़े खड़ी थी। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, उसने कहा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? मैंने पता कर लिया। मेरी बहन ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। श्याओ युआन, तुम बाहर अकेले रह रहे हो। मुझे चैन नहीं है। मुझे तुम्हारे चैन की जरूरत नहीं। मैं दरवाजा बंद करने वाला था, लेकिन मेरी बहन ने उसे रोक लिया। श्याओ युआन, मुझे पता है तुम अभी भी हमसे नफरत करते हो, लेकिन इस बार प्लीज हम पर भरोसा करो। ये कहते हुए उसने अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स का बड़ा बंडल निकाला। ये मेरी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। 3 विलास और 2 कमर्शियल शॉप्स। अब मैं ये सब तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रही हूँ। मेरी बहन ने वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों में ठूंस दिए। और मेरी कार्स भी। 5 लग्जरी कार्स की कीज यही है। मैंने हाथ में पड़े डॉक्यूमेंट्स को देखा और ताने से हंस पड़ा। तुम्हें लगता है पैसे देकर सब कॉम्पेंसेट हो जाएगा? मुझे पता है कुछ भी कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। मेरी बहन की आंखें लाल हो गईं। लेकिन श्याओ युआन, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें उस प्लेन क्रैश में मरते देखा था और मैं कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा मैं कंपनी के अपने 10% शेयर्स भी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। पापा जो तुम्हें दे रहे हैं उसे मिलाकर। अब तुम श्याओ कॉर्पोरेशन के 2nd लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो। मुझे नहीं चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। मेरी बहन ने मजबूती से उन्हें फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। श्याओ युआन, अगर तुम इन्हें नहीं लोगे तो हियन चेन सब छीन लेगा। पैसा ऐसा ही होता है। वो धीरे धीरे श्याओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी निगल जाएगा, जब तक हमें घर से बाहर न फेंक दे। मैंने उसे घूर कर देखा। तो तुम लोग मेरे साथ अच्छा सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि मैं जियान चेन का सामना करूं? नहीं, मेरी बहन तुरंत बोली। श्याओ युआन, हम सच में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। पहले हम अंधे थे। हम तुम्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे और जियान चेन को ट्रेजर समझते थे। हमें होश तब आया जब तुम मर गए। वो रो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद श्याओ फैमिली बिखर गई। पापा की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। माँ गंभीर बीमार पड़ गई और हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। हम तीनों गरीब बस्ती की एक टूटी झोपड़ी में ठूंसे हुए रहते थे और कूड़े से खाना ढूंढकर सरवाइव करते थे। उस सर्दी में माँ सबसे पहले चली गई। वो उसी टूटी झोपड़ी में ठंड से जमकर मर गई। पापा वो सदमा सह नहीं पाए और कूदकर सुसाइड कर लिया। मैं अकेली रहती थी, हर दिन पछतावे में जलते हुए। तुम्हें घर से निकालने का पछतावा। फिर मेरी बहन घुटनों पर बैठ गई। श्याओ युआन, तुम्हारी बहन तुमसे भीख मांगती है। मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने घुटनों पर बैठी अपनी बहन को मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखा। पिछली जिंदगी में वो हमेशा मुझसे ऊपर रहती थी। वो कभी मुझे सीरियसली नहीं लेती थी और इस जिंदगी में वो मेरे सामने घुटनों पर थी। उसी वक्त नीचे कार इंजन की आवाज आई।
मैं विंडो के पास गया और देखा मेरे पिता और माँ नीचे बड़े बड़े बैग्स लेकर खड़े थे। अगले कुछ दिनों तक मेरे माता पिता हर सुबह टाइम पर मेरे अपार्टमेंट के नीचे खाना लेकर आ जाते थे। बारिश हो या तेज हवा, वो कभी मिस नहीं करते थे। मैं दरवाजा नहीं खोलता था, लेकिन वो भी वापस नहीं जाते थे। वो नीचे बेंच पर बैठकर इंतजार करते रहते, पूरा दिन इंतजार। 7वें दिन आखिरकार मैं और सह नहीं पाया और नीचे उतर गया। आप लोग आखिर चाहते क्या हो? मेरे पिता खड़े हुए और मुझे लंच बॉक्स थमा दिया। श्याओयान, तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। फिर भी तुम्हें खाना होगा। मेरी माँ ने टिफिन खोला, अंदर से गरम गरम खाना भाप छोड़ रहा था, सब कुछ तुम्हारी पसंद का। मैंने उन्हें देखा और अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हें कभी माफ ना करूं तो? अगर आप अपना एनिमे या मैनहुआ यूट्यूब चैनल तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो डिवाइन एरो का 1-on-1 कॉल आपको सही स्ट्रेटेजी, स्क्रिप्टिंग और अर्निंग मॉडल सिखाकर 0 से लाखों तक ले जा सकता है। अगर आप स्टक हो तो ये सेशन परफेक्ट डायरेक्शन देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, अभी बुक करो। मेरे पिता कुछ सेकंड चुप रहे। तो हम इंतजार करेंगे जब तक तुम माफ नहीं कर देते, चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना इंतजार करना पड़े, मेरे पिता ने गंभीर आवाज में कहा। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। एक ब्लैक कार कंट्रोल खोकर तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। वो सीधे मुझे टक्कर मारने वाली थी। क्रिटिकल मोमेंट पर मेरे पिता दौड़ पड़े। उन्होंने अपने शरीर से मुझे ढक लिया। सावधान! जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। मेरे पिता हवा में उछल गए और जोर से जमीन पर गिरे। ब्लैक कार रुकी नहीं, उल्टा और तेजी से भाग गई। मैं भागकर अपने पिता के पास गया। उनके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उनका पहला सवाल था, श्याओयुआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेरे पिता मुश्किल से उठे और भागती हुई कार को घूरते रहे। ये जियान चेन है। मेरा शरीर सिहर उठा। एम्बुलेंस जल्दी आ गई और मेरे पिता को हॉस्पिटल ले जाया गया। खुशकिस्मती से सिर्फ हल्की चोटें आई थीं। हॉस्पिटल रूम में मेरी बहन ने ट्रैफिक कैमरास की फुटेज निकाली। वीडियो में ब्लैक कार की नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। वो वही कार थी जिसे कुछ दिन पहले हियन चेन ने रेंट पर लिया था। वो तुम्हें मारना चाहता है, मेरी बहन ने दांत भींचते हुए कहा। मैं सर्वेलेंस फुटेज को ठंडी नजरों से देख रहा था। जिन चेन, तुम सच में मरने के लायक हो। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं? मैंने कहा। नहीं। मेरे पिता हॉस्पिटल बेड पर उठकर बैठ गए। पुलिस रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। वो कोई लॉयर ढूंढ लेगा और बच निकलेगा। मैं चाहता हूं वो इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक कीमत चुकाए। मेरे पिता ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हियन चेन के बायोलॉजिकल फादर की जांच करो, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने कॉल काट दी और मेरी तरफ देखा। श्याओयुआन, पिछली जिंदगी में हियन चेन सिर्फ अपनी वजह से श्याओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी नहीं ले पाया था। उसके बायोलॉजिकल फादर ने भी उसकी मदद की थी। उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है? मैंने पूछा। जेन्ये। मेरे पिता ताने से हंसे। बिजनेस वर्ल्ड का बदनाम फ्रॉडस्टर। वो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और ट्रैप्स बिछाने में एक्सपर्ट है। पिछली जिंदगी में वो और हियन चेन मिल गए थे। उन्होंने कई स्कैम्स किए और श्याओ फैमिली के सारे फंड्स विदेश ट्रांसफर कर दिए। मुझे पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगी। श्याओ फैमिली ने सच में एक ओवरसीज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और आखिर में सब कुछ खो दिया था। तो वो हियन चेन और उसके बायोलॉजिकल फादर का ट्रैप था। इस जिंदगी में मैं उन्हें उनकी हरकतों की दोगुनी कीमत चुकवाऊंगा। मेरे पिता की आंखों में क्रूर चमक थी। श्याओयुआन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने उन्हें देखा, कुछ सेकंड चुप रहा और फिर सिर हिला दिया। 3 दिन बाद हायन चेन को एक फोन कॉल आई। श्याओ चेन, मैं हूं, तुम्हारा पिता। फोन के दूसरी तरफ मिडिल एज्ड आदमी की आवाज आई। हियन चेन स्टन्ड रह गया। जेन्ये, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? मैं हमेशा तुम पर नजर रखता रहा हूँ, जियान ये ने कहा। मैंने सुना है तुम्हें श्याओ फैमिली से निकाल दिया गया। तो क्या? जियान चेन ने ठंडी आवाज में कहा। मेरे पास एक प्लान है, ऐसा प्लान जिससे तुम फिर से सब हासिल कर सकते हो और श्याओ फैमिली से जोरदार बदला भी ले सकते हो। उसने धीरे से कहा। मेरे पास एक ओवरसीज प्रोजेक्ट है जिसका रिटर्न 300% है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम श्याओ फैमिली से धोखे से फंड्स निकलवाओ। अगर हम बाप बेटा मिलकर काम करें तो न सिर्फ बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे बल्कि श्याओ फैमिली को भी बर्बाद कर देंगे। हायन चेन लालच में आ गया। कौन सा प्रोजेक्ट? साउथ ईस्ट एशिया में माइनिंग डेवलपमेंट। जेन्ये बड़े कॉन्फिडेंस से बोला। मैं एक्सप्लॉयटेशन राइट्स पहले ही हासिल कर चुका हूं, बस इनिशियल कैपिटल की कमी है। ये प्रोजेक्ट सेफ भी है और प्रॉफिटेबल भी। 3 महीने में इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। हियन चेन कुछ सेकंड चुप रहा। अब मुझे श्याओ फैमिली से निकाल दिया गया है, मैं उनके फंड्स कैसे हासिल करूंगा? तुम नहीं कर सकते, लेकिन श्याओ युआन कर सकता है। जियान ये ताने से हंसा। क्या तुमने नहीं कहा था कि अब ओवरसीज प्रोजेक्ट्स श्याओयुआन के हाथ में हैं? तुम्हें बस उसे इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा तो उसे भरोसा करने पर मजबूर कर दो। जियान ये बोला। मैं डॉक्यूमेंट्स का पूरा परफेक्ट सेट तैयार करूंगा जिसमें एक्सप्लॉयटेशन राइट्स सर्टिफिकेट्स, जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स सब होंगे। तुम्हें बस ये डॉक्यूमेंट्स श्याओयुआन को देने हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हायन चेन हिचकिचाया। सुनो श्याओ चेन, ये हमारा आखिरी मौका है दोबारा ऊपर उठने का। जियान ये उसे बहकाने लगा। अगर ये मौका छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी श्याओ फैमिली के पैरों तले कुचले जाओगे। हियन चेन ने दांत भींच ली। ठीक है, मैं ये करूंगा। कॉल कटने के बाद हियन चेन को यह पता तक नहीं चला कि उसका फोन पहले ही लिसनिंग सॉफ्टवेयर से इन्फेक्टेड हो चुका था। श्याओ फैमिली के स्टडी रूम में मेरे पिता ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी और ठंडी हंसी हंसी। मछली कांटे में फंस चुकी है। पापा,
क्या आप सच में श्याओ युआन को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने वाले हो? मेरी बहन ने चिंता से पूछा। रिलैक्स, ये प्रोजेक्ट मैंने खुद डिजाइन किया है, मेरे पिता बोले। जेन ये सोच रहा है कि वो हमें ट्रैप में फंसा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली ट्रैप में वो खुद है। क्या मतलब? मैंने पूछा। मेरे पिता ने कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पर डिटेल्ड प्लान दिख रहा था। ये माइनिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो माइन बहुत पहले ही मैंने खरीद ली थी, मेरे पिता बोले। जेनिये ने जो एक्सप्लॉयटेशन परमिट हासिल किया है वो फेक है। उसे लगता है कि वो हमें स्कैम करेगा, लेकिन असल में उसका लगाया हर पैसा पानी में जाएगा। मैंने प्लान देखा और अचानक मेरे पिता की इंटेंशन समझ आ गई। आप चाहते हो हियनचन अपना सारा पैसा इसमें लगा दे? सिर्फ उसका नहीं, जियान ये का भी, और जितना वो लोग उधार ले सकें उतना भी। मेरे पिता की आंखों में क्रूर चमक उभरी। इस बार मैं बाप बेटे को सड़क पर ले आऊंगा। अगले एक हफ्ते तक हियनचन लगातार जानिये के घर आता जाता रहा। दोनों मिलकर श्याओ फैमिली के फंड्स ठगने की प्लानिंग कर रहे थे। जानिये ने डॉक्यूमेंट्स का पूरा परफेक्ट सेट तैयार किया। फेक एक्सप्लॉयटेशन सर्टिफिकेट्स, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और प्रॉफिट प्रोजेक्शंस। स्कैम को और रियल दिखाने के लिए जानिये ने अपने पुराने कनेक्शंस इस्तेमाल किए और कई एक्सपर्ट्स तक हायर किए जो प्रोजेक्ट के सपोर्ट में बोले। हियनचन उन डॉक्यूमेंट्स को लालच भरी आंखों से देख रहा था। पापा, इस बार हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, जियान ये ताने से हंसा। जब हम श्याओ फैमिली का पैसा ठग लेंगे, तब बाप बेटा विदेश भागकर आराम की जिंदगी जिएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये सब मेरे पिता की निगरानी में चल रहा है और मैं इस काउंटर अटैक की सबसे अहम पीस बनने वाला था। श्याओ युआन, तैयार हो? मेरे पिता ने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। उन्हें आने दो। जिस दिन जियान चेन मुझसे मिलने आया, मैं कंपनी में डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा था। श्याओ युआन, मुझे तुमसे बात करनी है। वो ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ली। बोलो। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया। हायनचन अंदर आया, दरवाजा बंद किया और अपने ब्रीफ केस से मोटी फाइल निकाली। मुझे पता है तुम अब मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी जरूर इंटरेस्ट होगी। हायनचन ने डॉक्यूमेंट्स मेरे डेस्क पर रख दिए। साउथ ईस्ट एशिया माइनिंग डेवलपमेंट, 300% प्रॉफिट रिटर्न, 3 महीने में इन्वेस्टमेंट रिकवरी। मैंने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। एक्सप्लॉयटेशन राइट्स सर्टिफिकेट, जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस। हर डॉक्यूमेंट बेहद परफेक्शन के साथ बनाया गया था। अगर मुझे पहले से ना पता होता कि ये ट्रैप है, तो शायद मैं भी यकीन कर लेता। ये प्रोजेक्ट तुम्हें कहां से मिला? मैंने पूछा। एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया। जैनचन बोला। श्याओ युआन, मुझे पता है हमारे बीच प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है। ये प्रोजेक्ट असली है। मैं खुद इसमें 5 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ। 5 लाख, यानी हियनचन की इन सालों की सारी सेविंग्स। मैं अंदर ही अंदर ताने से हंसा, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। मैं सोचूंगा। ज्यादा मत सोचो, हायनचन जल्दी से बोला। इस प्रोजेक्ट की बहुत डिमांड है। कई कंपनीज पहले से नेगोशिएशन कर रही हैं। मैंने सिर हिलाया। जिनचन के जाते ही मैंने तुरंत अपने पिता को कॉल किया। वो फंस चुका है। उसने पहले ही 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पिता बोले। अब उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर मजबूर करो। अपने पिता के प्लान के मुताबिक मैंने प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, लेकिन साथ ही कई ऑब्जेक्शंस भी उठाए। मेरे डाउट्स दूर करने के लिए हियनचन लगातार और प्रूफ्स लाने लगा, यहाँ तक कि वो मुझे उन एक्सपर्ट्स से मिलवाने भी ले गया। एक्सपर्ट्स उस प्रोजेक्ट की इतनी तारीफ करते हैं कि गारंटीड प्रॉफिट जैसा फील होने लगता है। मैं दिखावा करता हूं कि मैं कन्विंस हो गया हूं और टेस्ट के तौर पर 10 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात करता हूं। हेनचिन खुशी से पागल हो जाता है और तुरंत जियानिये को कांटेक्ट करता है। पापा, श्याओ युआन 10 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। जियान चेन फोन पर एक्साइटेड होकर बोलता है। बहुत बढ़िया। जेनिये दूसरी तरफ हंसता है, लेकिन 10 मिलियन काफी नहीं है। तुम्हें उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर मजबूर करना होगा। कोशिश करो कि श्याओ फैमिली ओवरसीज प्रोजेक्ट के सारे फंड्स इसमें लगा दे। मैं कोशिश करूंगा। हियनचन कॉल काटता है और मेरी तरफ मुड़ता है। श्याओ युआन, 10 मिलियन बहुत कम है। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 50 मिलियन लगाने होंगे, तभी सबसे बड़ा शेयर मिलेगा। 50 मिलियन? मैं भौहें सिकोड़ लेता हूँ। ये बहुत बड़ी रकम है। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी करो। हियनचन मुझे उकसाता है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर मिस कर दिया तो पछताओगे। मैं घर लौटकर अपने पिता को सारी बात बताता हूँ। वो चाहता है कि मैं 50 मिलियन इन्वेस्ट करूं। दे दो उसे। मेरे पिता ताने से हंसते हैं। सिर्फ 2 ही मत, बल्कि उसे ऐसा फील होने दो कि पैसा बहुत आसानी से मिल गया, ताकि उसकी गार्ड नीचे गिर जाए। अगले दिन मैंने बोर्ड मीटिंग बुलाई और इस प्रोजेक्ट में 50 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्रपोजल रखा। डायरेक्टर्स ने विरोध किया। उन्हें रिस्क बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन मेरे पिता ने अपना फैसला थोप दिया और इन्वेस्टमेंट तुरंत अप्रूव कर दी। जब हायनचन को यह खबर मिली, वो एक्साइटमेंट से कांप उठा। उसने तुरंत जियानिये को कॉल किया। पापा, हम सफल हो गए। श्याओ फैमिली 50 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। बहुत बढ़िया। जियानिये फोन के दूसरी तरफ हंसा। श्याओ चेन, इस बार हम जीत गए। जैसे ही पैसा हाथ में आएगा, हम तुरंत उसे ओवरसीज अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे और फिर दूर भाग जाएंगे। और श्याओ युआन, उन्हें भाड़ में जाने दो। हमें फर्क नहीं पड़ता वो जियन या मरे। जियानिये तिरस्कार से मुस्कुराया। वैसे भी ये प्रोजेक्ट पहले से बंद पड़ा हुआ माइनिंग साइट है। जो पैसा वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसका एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। हियनचन एक पल के लिए हिचकिचाया। पापा, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूअल नहीं है? क्रूअल? जियानिये नफरत से हंसा। शाओचन, याद रखो,
इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रांग लोग सरवाइव करते हैं। सॉफ्ट होने का मतलब है दूसरों के पैरों तले कुचला जाना। हियान चेन ने दांत भींच लिए। मैं समझ गया। स्कैम को और रियलिस्टिक बनाने के लिए जियानिये ने भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी, पूरे 20 मिलियन। उसने लोन शार्क से 10 मिलियन और उधार लिए। वो सारा पैसा भी प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। बाप बेटा सोच रहे थे कि वो रिवेंज लेने वाले हैं, बिना ये जाने कि वो खुद कदम कदम पर एबिस की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 महीने बाद प्रोजेक्ट फट पड़ा। गवर्नमेंट ने अचानक माइन बंद कर दी। रीजन? एक्सप्लॉयटेशन राइट्स सर्टिफिकेट फेक था। जैन ये और हियन चेन का लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया। हियन चेन मेरे ऑफिस में घुस आया। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद था। शाओ युआन, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे पता है, मैंने शांत आवाज में कहा। इसीलिए मैंने असली में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। हायन चेन स्टन्ड रह गया। तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगा? मैं ताने से मुस्कुराया। हायन चेन, तुम्हारे हर कदम पर हमारी नजर थी। हियन चेन लड़खड़ाकर पीछे हट गया, फिर धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसके लगाए हुए 5 मिलियन उसकी सारी सेविंग्स थे। जेनिये की हालत और भी खराब थी। उसने सिर्फ 20 मिलियन नहीं गंवाए, बल्कि लोन शार्क्स के 10 मिलियन भी उसके सिर पर चढ़ गए। एक ही रात में बाप बेटा रिवेंज के सपनों से कर्ज में डूबे हुए लोगों में बदल गए। और भी बुरा ये था कि जियानिये ने इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत दुश्मन बना लिए थे। जिन क्रेडिटर्स को उसने ठगा था वो एक एक करके पैसे मांगने पहुंचने लगे। कोई रास्ता ना बचने पर जियानिये और हियान चेन को भागकर छिपना पड़ा। अगले कुछ दिनों में मैंने श्याओ ग्रुप का मैन बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। हायन चेन पूरी तरह गायब हो गया। सुना गया कि वो और जियानिये शहर के किसी पुराने इलाके में छिपे हुए हैं। हर दिन क्रेडिटर्स उनका पीछा कर रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल बना रहता था। रिबर्थ के बाद उन्हें पिछली जिंदगी की बातें इतनी क्लियरली कैसे याद थीं? नहीं, तुम प्लेन में नहीं जाओगे। मेरी बहन अचानक मेरा हाथ डरावनी ताकत से पकड़ लेती है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मेरी बहन बोल नहीं पाती। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक वो चीख उठती है और अपना सिर पकड़कर नीचे झुक जाती है। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे पिता और माँ दौड़ते हुए अंदर आते हैं। मेरी बहन की हालत देखकर उनकी आंखें भी तुरंत लाल हो जाती हैं। मेरी माँ घुटनों पर बैठकर उसे गले लगा लेती है और कांपती आवाज में कहती है, बंगन मत डर। लेकिन वो प्लेन फट जाएगा। मेरी बहन सांस टूटती हुई आवाज में रोती है। शाओ युआन के शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले थे। उस पल मेरा दिल जोर से कस गया। तो वो लोग हर दिन इसी डर में जी रहे थे। शाओ युआन मत जाओ। मेरी माँ डर से भरी आंखों के साथ मेरा हाथ पकड़ लेती है। माँ तुमसे हाथ जोड़ती है, प्लेन मत लेना। माँ को डर लग रहा है, सच में बहुत डर। मैंने तीनों को देखा और अचानक बोल पड़ा, तुम सब भी रिबॉर्न हुए हो, है ना? तीनों एक साथ जम गए। जब तुम सब रिबॉर्न हुए थे तो सीधे क्यों नहीं बताया? मेरे पिता लंबे समय तक चुप रहे। आखिर में उन्होंने गहरी सांस ली। क्योंकि हमें डर था कि तुम हम पर यकीन नहीं करोगे, और उससे भी ज्यादा डर था कि तुम हमें पागल समझोगे। बैठ जाओ, मैंने कहा। आज सारी बातें साफ करते हैं। मेरे पिता सबसे पहले बोले, पिछली जिंदगी में मैं तब मरा था जब तुम 35 साल के थे। मैं गरीब बस्ती के एक पुराने बिस्तर पर पड़ा था। पूरा शरीर बीमारियों से भरा हुआ था और मेरे पास पेन किलर्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर बहन ने कहा, पिता मर गए, माँ पागल हो गई। मैं 3 साल तक उस अंधेरे कमरे में बंद रही। आखिर में बीमारी से मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खुद से नफरत करती थी, इतनी कि मर जाना चाहती थी। और फिर हम सब वापस आ गए। मेरे पिता मेरी तरफ देखते हैं। हम तुम्हारे 25वें बर्थडे वाले दिन लौटे, उसी दिन जिस दिन हम तुम्हें घर से निकालने वाले थे। हम तीनों उसी दिन जागे और पता चला कि हम सब रिबॉर्न हो चुके हैं। मेरी माँ बोली। मैं उनकी कहानी सुनता रहा। मेरे दिल में कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स उठ रही थी। तो तुम्हें पता था कि जियान चेन मुझे नुकसान पहुंचाएगा? तुम्हें पता था कि वो प्लेन एक्सीडेंट करवाएगा? हाँ, मेरे पिता ने सिर हिलाया। पिछली जिंदगी में तुम्हारे 30वें बर्थडे वाले बिजनेस ट्रिप के दिन जियान चेन ने एयरपोर्ट पर बम लगवाया था। हमने अपनी आंखों से न्यूज देखी थी। विक्टिम्स लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा था। हम तुम्हारी बॉडी लेने गए थे। हम बुरी तरह रोए थे, लेकिन हमें सिर्फ तुम्हारे जले हुए कपड़ों के टुकड़े और तुम्हारी घड़ी मिली थी। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं भी रिबॉर्न हुआ हूँ, मैंने कहा। तीनों ने एक साथ सिर उठा लिया। उनकी आंखें शौक से भरी थीं। मैं उस प्लेन एक्सप्लोजन में मरा था और फिर 25 साल की उम्र में वापस आ गया। मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे लगा सिर्फ मैं ही रिबॉर्न हुआ हूं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग भी वापस आ जाओगे। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। शाओ युआन, इस बार हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मेरे पिता ने गंभीर आवाज में कहा। जेन चेन को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले मरना होगा। मैंने सिर हिला दिया। मुझे पता है क्या करना है। सच कबूल करने के बाद हमारे परिवार का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब हम एक दूसरे को टेस्ट नहीं कर रहे थे। अब हम सच में एक ही साइड पर खड़े थे। मेरे पिता ने जियान चेन और उसके बायोलॉजिकल फादर पर निगरानी और बढ़ा दी। उनकी हर मूवमेंट कंट्रोल में थी। हियन चेन और जियान ये गरीब इलाके में छिपे हुए थे। हर दिन क्रेडिटर्स उनका पीछा करते थे और वो मिजरेबल जिंदगी जी रहे थे। मुझे लगा वो लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन मैंने डेस्परेट इंसानों की पागलपन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उस रात सर्वेलेंस टीम ने अर्जेंट मैसेज भेजा। डायरेक्टर श्याओ, जियान चेन और जियान ये ने एक डेंजरस आदमी से कांटेक्ट किया है। वीडियो में हियन चेन और जियान ये एक एबंडेंड वेयर हाउस में एक गंजे खतरनाक दिखने वाले आदमी से बात कर रहे थे।
अगर तुम लोग श्याओ वैन को किडनैप करने में हमारी मदद करो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, जियान ये बोला। गंजा आदमी ताने से हंसा। श्याओ फैमिली की इल्डेस्ट डॉटर को किडनैप करना? तुम लोग पागल हो। हम पागल नहीं हैं। हियन चेन की आंखों में खतरनाक चमक थी। श्याओ फैमिली ने हमें बर्बाद किया है, अब हम उन्हें कीमत चुकवाएंगे। और श्याओ वैन को पकड़ने के बाद? गंजे आदमी ने पूछा। हम श्याओ फैमिली से सारा कैश रैंसम में मांगेंगे। जनिये ने एक प्लेन टिकट निकाली। मैंने ओवरसीज फ्लाइट पहले ही बुक कर ली है। जैसे ही पैसा मिलेगा हम प्लेन पकड़कर विदेश भाग जाएंगे। श्याओ फैमिली पुलिस बुला लेगी? नहीं बुलाएगी। हियनचन ताने से मुस्कुराया। जब तक श्याओ वैन हमारे हाथ में है वो पुलिस की हिम्मत नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं उन सबको प्लेन में चढ़ाऊंगा। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मैं पूरी श्याओ फैमिली को खत्म कर दूंगा। गंजा आदमी स्टंड रह गया। तुम प्लेन उड़ाने वाले हो? हाँ। जानिए ने अपने बैग से रिमोट निकाला। ये टाइम बॉम्ब का डिटोनेटर है। मैंने पहले ही कुछ स्टाफ को ब्राइब कर लिया है। बॉम्ब प्लेन में इंस्टॉल कर दी जाएगी। जैसे ही प्लेन उड़ान भरेगा मैं बटन दबाऊंगा और पूरी श्याओ फैमिली मर जाएगी। तुम दोनों काफी रूथलेस हो। गंजे आदमी ने थंब उठाया। डील पक्की। 10 मिलियन से एक पैसा कम नहीं। सर्वेलेंस फुटेज खत्म हुई। वीडियो देखने के बाद मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो पिछली जिंदगी का प्लेन क्रैश ऐसे प्लान किया गया था। वो लोग मेरी बहन को टारगेट करने वाले थे। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से से नीला पड़ चुका था। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। नहीं, मैंने अचानक कहा। उन्हें मेरी बहन को किडनैप करने दो। क्या? मेरे पिता और माँ एक साथ चिल्ला उठे। ये उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का अकेला मौका है। मैंने शांत आवाज में कहा। अगर हम अब भी पुलिस बुलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुछ साल की जेल होगी। लेकिन अगर हम उन्हें किडनैपिंग करने दें और उन्हें लगे कि वो सक्सेसफुल होने वाले हैं, तब हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे और उन्हें डेथ सेंटेंस मिलेगी। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। मेरी माँ डर से बोली। अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा। बहन, क्या तुम कोऑपरेट करोगी? मेरी बहन ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। हाँ, जब तक हायन चेन खत्म हो जाए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे पिता लंबे समय तक चुप रहे और आखिर में सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। हम श्याओ वैन को चोट नहीं लगने दे सकते। अगले 3 दिनों तक हमने डिटेल्ड प्लान बनाया। मेरे पिता ने सबसे एलीट बॉडीगार्ड्स को सीक्रेटली मेरी बहन की प्रोटेक्शन में लगा दिया। साथ ही उन्होंने उसके शरीर पर हिडन ट्रैकर और माइक्रोफोन भी लगा दिया। चौथे दिन प्लान के मुताबिक मेरी बहन अकेली शॉपिंग मॉल गई। गंजे आदमी और उसके आदमियों ने पार्किंग लॉट में उसका किडनैपिंग कर लिया। उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया और खुद को कार में डालने दिया। कार एबंडेंड वेयर हाउस पहुंची। जैन चेन और जन ये पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। श्याओ वैन। काफी समय बाद मुलाकात हुई। हाइन चेन ने कुर्सी से बंधी मेरी बहन को ट्विस्टेड स्माइल के साथ देखा। हियन चेन, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बहन ने ठंडी आवाज में कहा। पछताना? जनचन नीचे झुका और मेरी बहन की ठुड्डी पकड़ ली। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है वो ये कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को पहले ही क्यों नहीं मार दिया। श्याओ फैमिली को कॉल करो। जन ये बोला। उन्हें कहो पूरा कैश लेकर एयरपोर्ट आए। पुलिस को खबर ना करें वरना हम इसे मार देंगे। गंजे आदमी ने श्याओ फैमिली को फोन लगाया। मिस्टर श्याओ, आपकी बेटी हमारे हाथ में है। गंजा आदमी ताने से हंसा। अगर चाहते हो वो जिंदा रहे तो 100 मिलियन कैश लेकर एयरपोर्ट आओ। याद रखना, सिर्फ तुम तीनों आना, पुलिस नहीं, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं। फोन के दूसरी तरफ मेरे पिता की आवाज कांप रही थी। मैं वादा करता हूं, लेकिन मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कोऑपरेट करते हो या नहीं। गंजे आदमी ने फोन काट दिया। हियन चेन और जियान ये ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सेटिस्फैक्शन चमक रही थी। उन्हें लगा इस बार आखिरकार वो रिवेंज ले पाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये आखिरी ट्रैप था जो हमने उनके लिए तैयार किया था। 2 घंटे बाद मैं, मेरी माँ और मेरे पिता 100 मिलियन कैश लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। हियन चेन और जियानी ये मेरी बहन को पकड़कर वहां आए। गंजा आदमी और उसके साथी भी वहीं थे। पैसा लाए? जियानी ने पूछ। ले आए। मेरे पिता ने सूटकेसेस की तरफ इशारा किया। पूरे 100 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। बहुत बढ़िया। जियान ये ताने से हंसा। अब तुम लोग हमारे साथ प्लेन में चढ़ोगे? प्लेन में? मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुम लोग करना क्या चाहते हो? सीधा तुम्हें दूसरे दुनिया भेजना। जियान चेन क्रूर मुस्कान के साथ बोला। तुम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं निकले। अब तक समझे नहीं? इस प्लेन में बॉम्ब है। मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मेरे पिता और माँ भी डर गए। जिनचेन, तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता कांपती आवाज में बोले। मैं पागल नहीं हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम लोग कीमत चुकाओ। हियनचन ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा। पिछली जिंदगी में तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया था। इस जिंदगी में मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसी मौत दूंगा कि दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। पिछली जिंदगी। हियन चेन ने ये 2 शब्द बोले। मेरा दिल जोर से कांप उठा। क्या वो भी रिबॉर्न हुआ था? ड्रामा मत करो शाओयुन। हियनचन ने मुझे तिरस्कार से देखा। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम लोग रिबॉर्न हुए हो? मैं भी वापस आया हूँ। इस जिंदगी में मैं तुम्हें और भी दर्दनाक मौत दूंगा। तो जियान चेन भी रिबॉर्न हुआ था। उसे भी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद थीं। उन्होंने हमें जबरदस्ती प्लेन में चढ़ा दिया। प्लेन ने उड़ान भरी और बादलों के ऊपर पहुंच गया। मॉनिटरिंग रूम में बैठा हियन चेन रिमोट हाथ में पकड़े स्क्रीन देख रहा था। उसके चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान थी। उसकी उंगली डेटोनेशन बटन पर जा रही थी। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर।
कैबिन में मौत जैसा सन्नाटा था। मॉनिटरिंग रूम में बैठा जियान चेन बटन पर उंगली रखे था। उसकी मुस्कान पागल और डरावनी थी। शाओ युआन, याद है पिछली जिंदगी में तुम कैसे मरे थे? हियान चेन ताने से हंसा। ऐसे ही 10,000 मीटर की ऊंचाई पर टुकड़ों में बिखर कर। इस बार मैं तुम्हारे पूरे परिवार को वही डिस्पेयर एक साथ महसूस करवाऊंगा। जेनी ये भी हंसा। आसमान से गिरने का एहसास एंजॉय करो। मेरी माँ का पूरा शरीर कांप रहा था। वो मेरा हाथ कसकर पकड़े हुई थी। मेरी बहन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। मेरे पिता स्क्रीन पर जियान चेन को घूर रहे थे। उनके दांत गुस्से से भींचे हुए थे। तुम नरक में जाओगे? नरक? हियान चेन जोर से हंसा। उसके लिए पहले तुम्हें जाना होगा। उसने पूरी ताकत से बटन दबा दिया। गुड बाय शाओ युआन। जिस पल उसने बटन दबाया, सबने आंखें बंद कर लीं। उसी पल पिछली जिंदगी की यादें सबके दिमाग में घूम गईं। उन्हें वो दिन याद आया जब मैं प्लेन एक्सप्लोजन में मरा था। उन्हें वो दिन याद आया जब वो मेरी बॉडी आइडेंटिफाई करने गए थे। वो केओस, वो डिस्पेयर। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी का रिग्रेट और दर्द याद आ गया। इस बार हम साथ मरेंगे। मेरे पिता की आवाज टूट गई। शाओ युआन, इस बार पापा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन नहीं हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मॉनिटरिंग रूम में जियान चेन स्टंड रह गया। उसने रिमोट की तरफ देखा और पैनिक में बार बार बटन दबाने लगा। क्या हो रहा है? बॉम्ब क्यों नहीं फटा? कैबिन का दरवाजा खुला। कैप्टन बाहर आया। उसके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान थी। बॉम्ब पहले ही डीएक्टिवेट की जा चुकी है। मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा अचानक खुला और हेवीली आर्मर्ड पुलिस अंदर घुस आई। कोई हिलेगा नहीं। पुलिस! गंजे आदमी को तुरंत दबोच लिया गया। हियन चेन पहले ही जमीन पर गिर चुका था। वो घुटनों पर था। उसकी आंखें डिस्पेयर से भरी हुई थीं। क्यों? तुम लोग हमेशा जीत कैसे जाते हो? क्योंकि इस बार हम एक परिवार हैं। मैंने स्क्रीन पर जियान चेन को देखते हुए कहा। और तुम हमेशा अकेले थे। उसी पल प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। कैप्टन का चेहरा सफेद पड़ गया और वो दौड़ता हुआ बाहर आया। बुरा हो गया। प्लेन पहले ही डैमेज हो चुका है। हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। क्या? मेरे पिता चिल्ला उठे। कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। कैप्टन बोला। प्लेन बिना कंट्रोल के नीचे गिर रहा है। हमें समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, वरना हम सब मर जाएंगे। कैबिन तुरंत क्योस में डूब गया। एयर होस्टेसेस सबको लाइफ जैकेट्स पहनाने लगी। प्लेन बुरी तरह कांप रहा था और तेजी से नीचे गिरने लगा। सब लोग पकड़ लो, कैप्टन चिल्लाया। फिर जोरदार धमाका हुआ। प्लेन पूरी ताकत से समुद्र की सतह से टकराया। समुद्र का पानी कैबिन में घुस पड़ा, बर्फ जैसा ठंडा और चुभने वाला। मैं अपने पिता और बहन के बीच प्रोटेक्टेड था। वो दोनों अपने शरीर से मुझे इम्पैक्ट से बचा रहे थे। कैबिन धीरे धीरे डूबने लगा। समुद्र का पानी घुटनों तक पहुंच गया। मैं पागलों की तरह स्ट्रगल करने लगा, अपने माता पिता और बहन को बचाने की कोशिश करते हुए। जाइए, भाग जाइए। मेरे पिता ने मुझे एग्जिट की तरफ धक्का दिया। मैं नहीं जाऊंगा। हम सब साथ जाएंगे, मैं चिल्लाया। बात मानो, मेरी बहन रोते हुए बोली। शाओ युआन, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना ही होगा। समुद्र का पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। कैबिन पूरी तरह डूबने वाला था। उधर हियन चेन को पुलिस कार तक ले जाया जा रहा था। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, डर और डिस्पेयर से भरी हुई। समुद्र का पानी पागलों की तरह अंदर घुस रहा था। कैबिन पूरी क्योस में था। अब वक्त नहीं बचा था। मेरी बहन रोते हुए बोली, प्लेन डूबने वाला है, तुम पहले निकल जाओ। मैंने उन सबको देखा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं प्लेन क्रैश में मरा था। वो लोग बच गए थे, लेकिन पूरी जिंदगी रिग्रेट में जिए। इस जिंदगी में क्या उन्हें यहां मर जाना चाहिए और मुझे फिर रिग्रेट के साथ जीना चाहिए? नहीं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसी वक्त कैबिन के पीछे जोरदार धमाका हुआ। शाओ युआन, अभी जाओ। मेरे पिता ने मुझे फिर धक्का दिया। उसी समय मैंने अपने पिता को पकड़ लिया। हम सब साथ निकलेंगे। मैंने पूरी ताकत से रस्सी खींचकर तोड़ी जो मेरे पिता को बांध रही थी। फिर मैं माँ और बहन की रस्सियां खोलने लगा। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। कैबिन और ज्यादा झुकता जा रहा था। मुझे कसकर पकड़ लो, मैं चिल्लाया। पापा, माँ, दीदी, मेरा हाथ कसकर पकड़ो और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागो। कैबिन बुरी तरह हिल रहा था। सीट्स और सूटकेस हर तरफ उड़ रहे थे। हम इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंच गए। कैप्टन और कुछ पुलिस ऑफिसर्स पहले ही कूद चुके थे। कूदो, कैप्टन समुद्र से चिल्लाया। मैंने पहले माँ को कूदने दिया, फिर बहन को। शाओ युआन, अब तुम कूदो। मेरे पिता ने मुझे धक्का दिया और पूरी ताकत से दरवाजे के बाहर फेंक दिया। मैं बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में गिर पड़ा। मैं पागलों की तरह ऊपर तैरने लगा। पापा जल्दी कूदो, मैं सरफेस से चिल्लाया। मेरे पिता दरवाजे पर खड़े थे और कूदने ही वाले थे कि तभी कैबिन अचानक तेजी से नीचे धंस गया। मेरे पिता ने छलांग लगाई और पानी में गिर पड़े। मैं उनकी तरफ तैरा, उन्हें पकड़कर पूरी ताकत से सरफेस की तरफ खींचा। शाओ युआन, मेरे पिता कमजोर आवाज में बोले, तुम्हारा पिता कितना बेकार है, फिर से तुम्हें मुझे बचाना पड़ा। बात मत करो, अब हम सेफ हैं। हमारे पीछे प्लेन पूरी तरह समुद्र में डूब गया। एक विशाल भंवर उठा। फिर रेस्क्यू शिप की सायरन सुनाई दी। कोस्ट गार्ड की बोट्स हमारी तरफ आ गईं। हमें रेस्क्यू करके जहाज पर चढ़ाया गया। पैरामेडिक्स ने तुरंत हमारा चेकअप किया। रेस्क्यू शिप किनारे की तरफ बढ़ने लगा। मैं डेक पर खड़ा पीछे समुद्र को देख रहा था। प्लेन पूरी तरह डूब चुका था। शाओ युआन, क्या सोच रहे हो? मेरे पिता पीठ पर बैंडेज लगाए मेरे पास आए। मैं सोच रहा हूँ, आखिरकार सब खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
अब से हमारा परिवार अच्छी जिंदगी जिएगा। मैंने दूर देखते हुए सिर हिलाया। सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर समुद्र पर चमक रही थी। इस जिंदगी में आखिरकार हम जीत गए। जब रेस्क्यू शिप किनारे पहुंचा तब तक डॉक पर रिपोर्टर्स और पुलिस की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मिस्टर श्याओ, क्या यह प्लेन क्रैश एक्सीडेंट था या प्लान्ड मर्डर? हियन चिन ने यह हत्या प्लान की थी। श्याओ फैमिली कानूनी कार्रवाई करेगी। कैमराज की फ्लैशेस लगातार चमक रही थी। रिपोर्टर्स हमारी तरफ टूट पड़े। पुलिस ने उन्हें रोका और हमें एम्बुलेंस तक पहुंचाया। हॉस्पिटल में मेरे पिता के घावों का फिर ट्रीटमेंट हुआ। उन्हें 10 से ज्यादा स्टिच लगे। मेरी बहन और माँ को भी कई चोटें और ब्रूजेस आए थे। सबसे कम चोटें मुझे लगी थी। मिस्टर श्याओ, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह हादसा हियन चेन और जियान ये ने प्लान किया था। पुलिस कमिश्नर हॉस्पिटल रूम में आए। प्लेन में सचमुच बम लगाया गया था। हालांकि उसे पहले डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन हाइएने की सैबोटाज की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और जियान चेन और जियान ये? मैंने पूछा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कमिश्नर बोले। उन पर चार्जेस लगेंगे और उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। मेरे पिता कुछ सेकंड्स चुप रहे और फिर सिर हिलाया। समझ गया। इसके अलावा हमें जियान ये के घर से बहुत सारे सबूत मिले। कमिश्नर ने एक फाइल निकाली। उसमें किडनैपिंग और मर्डर के डिटेल्ड प्लान्स थे। कमिश्नर रुके, हमारी तरफ देखा और बोले, और पिछली जिंदगी की डायरीज भी। मैं चौंक गया। कमिश्नर ने मुझे हैरानी से देखा। आपको इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि हमारे पास भी वो हैं, मैंने शांत आवाज में कहा। कमिश्नर कुछ देर चुप रहे। साफ था कि वो रीबर्थ वाली बात पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इसे डिनाई भी नहीं कर सकते थे। खैर, केस अब खत्म हो चुका है, कमिश्नर बोले। हायन चेन और जियान ये को उनका डिजर्व्ड पनिशमेंट मिलेगा। श्याओ फैमिली अब निश्चिंत रह सकती है। कमिश्नर के जाने के बाद रूम में सन्नाटा छा गया। खत्म हो गया, मेरी माँ धीरे से बोली। सच में खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। मेरी बहन मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली। श्याओ युआन, अब हमें डर में जीने की जरूरत नहीं। मैंने खिड़की के बाहर देखा। मेरे दिल में मिक्स्ड इमोशंस थे। हियन चेन पकड़ा जा चुका था। पिछली जिंदगी की नफरत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में वो सेटिस्फैक्शन नहीं था जिसकी मैंने कल्पना की थी। 3 दिन बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। श्याओ ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और हियन चेन ऑफ जियानिए के क्राइम सबके सामने रिवील कर दिए। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह फट पड़ी। हर कोई हियन चेन की बुराइयों को कोस रहा था। बाहर डूबता हुआ सूरज गर्म और खूबसूरत लग रहा था। पिछली जिंदगी के वो सारे दर्द, वो कभी न भरने वाले पछतावे, आखिरकार उसी पल हील हो गए। प्लेन क्रैश के 2 महीने बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर नॉर्मल होने लगी, लेकिन उस कैटास्ट्रोफ के निशान हर किसी के दिल में हमेशा के लिए जल चुके थे। मेरे पिता की पीठ का स्कार, मेरी बहन के हाथ पर पड़े ब्रूजेस, मेरी माँ के नाइटमेयर्स जो उन्हें नींद से जगा देते थे, और वो शैडो जो मेरे दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात मैंने फिर वही सपना देखा। प्लेन समुद्र में गिर रहा था, पानी कैबिन में भर रहा था, मेरे पिता अपने शरीर से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरी बहन रोते हुए मेरा नाम चिल्ला रही थी, मेरी माँ मेरे सामने आकर फ्रेगमेंट से मुझे बचा रही थी। मैं झटके से जाग गया। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। दरवाजे पर नॉक हुई। श्याओ युआन, मैं हूँ। मेरी बहन की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। मेरी बहन दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। तुमने भी नाइटमेयर देखा ना? मेरी बहन ने सिर हिलाया। वो अंदर आई और बेड के किनारे बैठ गई। मैंने सपना देखा कि तुम प्लेन क्रैश में मर गए और मैं तुम्हें कहीं ढूंढ नहीं पा रही थी। दीदी, वो सिर्फ सपना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं अभी भी जिंदा हूँ। हम सब जिंदा हैं, मुझे पता है। मेरी बहन के चेहरे पर आंसू बह निकले, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। डर कि ये सब सपना हो, डर कि अगर मैं जागी तो तुम फिर नहीं रहोगे। मैंने उसे गले लगा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बहन काफी देर तक मेरी बाहों में रोती रही। आखिरकार वो थककर सो गई। मैं उसे उसके कमरे तक ले गया, उसे ब्लैंकेट ओढ़ाई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। हॉलवे में मेरे पिता खिड़की के पास खड़े बाहर रात को देख रहे थे। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। मेरे पिता मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में थकान भरी हुई थी। श्याओ युआन, तुम्हारा पिता बूढ़ा हो गया है। पीठ का घाव हमेशा हल्का हल्का दर्द करता रहता है। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ चेकअप के लिए। जरूरत नहीं, मेरे पिता ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। ये चोटें क्या मायने रखती हैं? बस तुम लोग सब ठीक रहो। तुम्हारे पिता को किसी चीज से डर नहीं। मैं अपने पिता के पास जाकर उनके साथ खिड़की के बाहर देखने लगा। अगले दिन मेरे पिता ने बोर्ड मीटिंग बुलाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। मेरे पिता खड़े हुए और सबकी तरफ देखा। आज से मैं श्याओ ग्रुप के 50% शेयर्स अपने बेटे श्याओ युआन को ट्रांसफर करता हूँ। प्रेसिडेंट श्याओ, क्या यह फैसला बहुत जल्दबाजी नहीं है? हालांकि श्याओ युआन कैपेबल है, लेकिन वो अभी जवान है। क्या वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगा? प्रेसिडेंट श्याओ, कृपया दोबारा सोचिए। मेरे पिता ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मैं फैसला कर चुका हूँ। उन्होंने श्याओ युआन की तरफ देखा और कहा, आज से तुम श्याओ ग्रुप के बिगेस्ट शेयर होल्डर हो, और अगले प्रेसिडेंट भी। मैं खड़ा हुआ और अपने पिता को देखा। पापा, मैं माना मत करो। उन्होंने मुझे रोक दिया। श्याओ ग्रुप अब तुम्हारे हाथ में, इसे फिर से टॉप पर लेकर जाओ। मैंने गहरी सांस ली और डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ से ले ली। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। पापा को तुम पर भरोसा है। मेरे पिता हल्के से मुस्कुराए। उस दिन से मैं श्याओ ग्रुप का बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गया। मेरे पास कंपनी के 65% शेयर थे,
लेकिन ये सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आखिरकार मेरे पास एक पूरा परिवार था। रात में पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मेरी माँ मेरे पिता के कंधे पर सिर रखे थी, मेरी बहन मेरे कंधे पर टिकी हुई थी। टीवी पर कॉमेडी चल रही थी, हम सब जोर जोर से हंस रहे थे। अचानक मेरी बहन बोली, श्याओ युआन, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुश पल है, मेरे लिए भी। सही है ना? बाहर चांद की रोशनी पानी जैसी इस गर्म घर पर फैल रही। अतीत के वो टूटे हुए टुकड़े आखिरकार हमने एक एक स्टिच लगाकर जोड़ दिए थे। 1 साल बाद मेरी लीडरशिप में शो ग्रुप का प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया। कंपनी फिर से इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंच गई। वो ओवरसीज प्रोजेक्ट जो कभी श्याओ फैमिली को बैंकरप्ट करने वाला था, मेरी मैनेजमेंट में कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट बन गया। बोर्ड मीटिंग में सबने मेरी तारीफ की। प्रेसिडेंट श्याओ, आप सच में यंग और टैलेंटेड हैं। आपके साथ श्याओ ग्रुप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में पूरी शांति थी। ये अचीवमेंट्स मेरे लिए सिर्फ रीबर्थ का साइड इफेक्ट थी। सच में इंपॉर्टेंट चीज थी मेरा परिवार, जो मेरे साथ था। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कार चलाकर एक जगह पहुंचा, वो जगह जहां उस साल प्लेन क्रैश हुआ था। अब वहां एक चैरिटेबल रेस्क्यू स्टेशन बन चुका था। बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, श्याओ चैरिटेबल रेस्क्यू स्टेशन। धूप में वो चमक रहा था। ये आइडिया मेरे पिता का था, उस कैटास्ट्रॉफ को याद रखने के लिए और उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें सच में जरूरत है। रेस्क्यू स्टेशन में वॉलंटियर्स बिजी थे। वो होमलेस लोगों को खाना और रहने की जगह दे रहे थे। प्रेसिडेंट श्याओ, आप आ गए। डायरेक्टर सम्मान से मेरे पास आया। हाँ, आज सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, आज हमने 10 से ज्यादा लोगों की मदद की। डायरेक्टर मुस्कुराया। प्रेसिडेंट श्याओ, ये रेस्क्यू स्टेशन बनाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये मेरा नहीं, मेरे पिता का मेरिट है। मैंने कहा। उन्होंने कहा था, पिछली जिंदगी में हमारा पूरा परिवार स्लम्स में सफर कर चुका है। इस जिंदगी में हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कभी हमारी तरह थे। डायरेक्टर ने आंखों में एडमिरेशन के साथ सिर हिलाया। मैं रेस्क्यू स्टेशन में घूमकर रेस्क्यूड लोगों को देखने लगा और मेरे दिल में एक गर्माहट सी उठी। पिछली जिंदगी में मेरे माता पिता और मेरी बहन को झुग्गियों में इग्नोर किया गया था। इस जिंदगी में हम सबको इज्जत के साथ जीने देंगे। रेस्क्यू स्टेशन से निकलने के बाद मैं गाड़ी चलाकर श्याओ परिवार की विला वापस पहुंचा। मेरे पिता बगीचे में फूलों को पानी दे रहे थे, मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी और मेरी बहन लिविंग रूम में किताब पढ़ रही थी। सब कुछ इतना शांत, इतना खूबसूरत था। श्याओ युआन, तुम वापस आ गए? मेरे पिता वाटरिंग कैन रखकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आए। हाँ पापा। अब भी कमर में दर्द होता है? अब नहीं होता। मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। तुम्हारे साथ होने से तुम्हारे पापा की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैंने पिता का हाथ पकड़ा और हम दोनों लिविंग रूम में अंदर गए। मेरी बहन तुरंत खड़ी हो गई। श्याओ युआन, तुम थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैं नहीं थका दीदी, बैठो। मेरी माँ किचन से बाहर आई। अब भी उनके एप्रन पर आटा लगा हुआ था। श्याओ युआन, आज माँ ने तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनाई हैं, रेड ब्रेस्ड पोर्क और स्वीट सावर रिब्स। थैंक्स माँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी माँ को थैंक्स बोल रहा है। माँ ने नकली गुस्से से मुझे देखा। जाओ हाथ धो लो, डिनर करने वाले हैं। डिनर के दौरान पूरा परिवार टेबल पर बैठा। पिता मेन सीट पर बैठे थे, मैं उनके बगल में बैठा। मेरी बहन और माँ दूसरी तरफ बैठी। श्याओ युआन, कंपनी कैसी चल रही है? पिता ने पूछा। बहुत अच्छी। इस साल का रिजल्ट उम्मीद है 500 बिलियन से ऊपर जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। पिता ने संतोष के साथ सिर हिलाया। श्याओ युआन, तुम अपने पिता से कहीं बेहतर हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आपकी टीचिंग्स की वजह से है। ये बच्चा बस अपने पिता को खुश करना जानता है। पिता मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। मेरी बड़ी बहन एक रिब उठाकर मेरी प्लेट में रखती है। श्याओ युआन, ज्यादा खाओ, तुम हाल में दुबले हो गए हो। मेरी माँ भी मेरे बोल में सब्जियां रखती। श्याओ युआन, चाहे काम कितना भी बिजी हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। मैंने अपने बोल में भरे खाने के ढेर को देखा और दिल में गहरी गर्माहट महसूस की। वैसे श्याओ युआन, पिता अचानक बोले, अगले हफ्ते तुम्हारा 26वां बर्थडे है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। मैंने उन सबको देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें। पगले। मेरी माँ की आंखें लाल हो गईं। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, इस जिंदगी में अब कोई किसी से अलग नहीं होगा। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता उठे और मेरे पास आए। उन्होंने खुद मेरी टाई ठीक की। श्याओ युआन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा है। मेरी नाक भर आई और मैंने अपने पिता को गले लगा लिया। पापा, मुझे भी आप जैसे पिता पर गर्व है। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाता है। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिछली जिंदगी के वो दर्द, वो कभी न भरने वाले पछतावे, उस पल आखिरकार पूरी तरह हील हो गए। डिनर के बाद हम सब साथ में उस चैरिटेबल रेस्क्यू सेंटर गए। आज उस सेंटर की स्थापना की पहली एनिवर्सरी थी। हम सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहे थे। सेंटर के बाहर सैकड़ों रेस्क्यूड लोग जमा थे। हमें देखते ही वो लोग तालियां बजाने लगे। थैंक यू श्याओ फैमिली, हमें जीने की उम्मीद देने के लिए धन्यवाद। श्याओ परिवार बहुत दयालु है, हम आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उन लोगों को देखा और सीने में एक गर्म जोश महसूस किया। पिछली जिंदगी में
हमारा पूरा परिवार झुग्गियों में सफरिंग झेल चुका था। हमने दुनिया की बेरुखी और दर्द चखा था। इस जिंदगी में हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग गर्माहट महसूस कर सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पिता स्टेज पर खड़े होकर मजबूत आवाज में बोले, श्याओ चैरिटेबल रेस्क्यू सेंटर ने पिछले 1 साल में 3,000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। इन लोगों में होमलेस, बेरोजगार और जिंदगी से हार चुके लोग शामिल हैं। हमारा श्याओ परिवार भी पिछली जिंदगी में पूरी तरह होपलेस था। मेरे पिता की आंखें लाल हो गईं, इसीलिए हम डेस्परेशन का स्वाद अच्छी तरह जानते हैं। इस रेस्क्यू सेंटर को बनाने का मकसद फेम या प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ज्यादा लोगों को डिग्निटी के साथ जीने देना है। जोरदार तालियां गूंज उठीं। मैं स्टेज पर गया और पिता के हाथ से माइक्रोफोन लिया। मेरा नाम श्याओ युआन है। मैं श्याओ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मैंने नीचे खड़े लोगों को देखा। मैं आप सबको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं जिसे पार ना किया जा सके। जब तक इंसान हार नहीं मानता, हमेशा उम्मीद रहती है। मेरा परिवार भी डिस्पेरेशन से गुजरा है, लेकिन हम उससे बाहर निकल आए। मैंने अपने पिता, माँ और बहन की तरफ देखा, क्योंकि हम मानते हैं कि जब परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसे जीता ना जा सके। नीचे फिर से तालियां गूंज उठी। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद हमारा पूरा परिवार सेंटर के बाहर खड़ा होकर सनसेट देख रहा था। श्याओ युआन, क्या तुम्हें लगता है हमारी ये जिंदगी अब कंप्लीट मानी जा सकती है? मेरी बहन ने पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। पिछली जिंदगी के सारे रिग्रेट्स इस जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। सही कहा, सब कुछ पूरा हो गया। मेरे पिता भावुक होकर बोले, वो प्लेन क्रैश जिसने पिछली जिंदगी में तुम्हें तोड़ दिया था, आखिरकार हम सबकी मेहनत से उसे फिर से जोड़कर पूरा कर दिया गया। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। श्याओ युआन, इस जिंदगी में माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश बस तुम्हें खुश देखना है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप लोगों के साथ मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। डूबते सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी, गर्म और खूबसूरत। वो टूटी हुई जिंदगियां, वो कभी ना भरने वाले दर्द। आखिरकार एक एक टांके के साथ हमने इस जिंदगी को फिर से जोड़ लिया। अब हम अलग अलग लड़ने वाले अकेले आइलैंड्स नहीं रहे। हम एक फैमिली हैं, एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा। पुरानी श्याओ फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इस जिंदगी में श्याओ फैमिली फिर से पहले जैसी पूरी हो गई। मैं मुड़कर अपने पीछे वाले रेस्क्यू सेंटर को देखता हूँ। वहाँ रेस्क्यूड लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखता हूँ। उसी पल मुझे आखिरकार रीबर्थ का असली मतलब समझ आता है। ये बदला लेने या दौलत पाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने पछतावों को ठीक करने और उन लोगों की कदर करने के लिए था जो मेरे सामने हैं। पापा, माँ, बहन, चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर, पापा मुस्कुराते हुए बोले। हम चारों हाथ पकड़कर डूबते सूरज की तरफ चलते गए। वो घर जो कभी टूट चुका था, आखिरकार हमने उसे जोड़कर सबसे गर्म और सुकून भरा ठिकाना बना दिया। इस जिंदगी में अब कोई पछतावा नहीं है,